हेलो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्टडी विथ रवि आपके साथ है और आपके एग्जाम तक आपके साथ रहेगा। फिर से हम आज लेके आए हैं अध्याय 1 से 4 तक टॉप टॉप जो एमबीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है यानी शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसका आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है जो पिछले ईयर में भी पूछे गए हैं, बहुत सारा बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं सभी इसमें मैं यहाँ पे लाया हूँ। टोटल के टोटल 10 प्रश्न है आज की क्लास में। तो आप लोग फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा और सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, क्योंकि आज की क्लास में 10 ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से मान के चलिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना बनती है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न को देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सभी स्टूडेंट को जोड़ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि अब आपके पास कुछ ही समय बचा है आपके एग्जाम का। पहला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं और ये रहा पहला नंबर सवाल। धुआंधार तरीके से पहला नंबर सवाल का जरा हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। चलिए फटाफट से अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे और सभी क्वेश्चंस को आप लोग अपने बुक में लिखते चलेंगे, या पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन सोल्यूशन देखना अनिवार्य है। सोल्यूशन अगर आप नहीं देखेंगे एक भी प्रश्न आपके दिमाग में नहीं डलाएगा और आप एग्जाम में कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो 10 क्वेश्चन आज के क्लास में है इसको देखना बहुत ही जरूरी है। चलिए पहला नंबर सवाल कहता है अलैंगिक जनन के बारे में अलैंगिक भाषा में टिप्पणी करें। यहाँ पे क्या होगा, अलैंगिक जनन के बारे में भाषा अपने भाषा में होगा, यहाँ पे अपने भाषा में टिप्पणी लिखिए। सॉरी, यहाँ पे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन ये सवाल थोड़ा गलत तरीके से टाइप किया गया, लेकिन हम इसे समझ लेंगे। तो लैंगिक जनन को सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे लैंगिक होगा, उसके बाद यहाँ पे अलैंगिक होगा, बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। चलिए तो लैंगिक जनन के बारे में सबसे पहले समझते हैं। जनन की वह विधि, ध्यान से सुनिएगा, जनन की वह विधि जिसमें लैंगिक जनन अंग भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन मतलब कहने का मतलब एक नर और दूसरा मादा दोनों के लैंगिक जनन इसमें भाग लेते हैं, तो अब ये क्या होता है, इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रश्न की बात करें आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जरा इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं। एक लाइन कहता है द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेक पार्ट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए इसको पार्ट 1, 2 और 3 में करके देख लेते हैं आखिर लैंगिक जनन होता क्या है। कहता है नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। बिल्कुल यहाँ पे राइट है। लैंगिक जनन के बारे में यही तो होता है कि नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। मान लीजिए ये स्पर्म का निर्माण हुआ, उधर अंडाणु का निर्माण हुआ और ये क्या होता है, निषेचित होता है, यानी फर्टिलाइजेशन इसका होता है। तो इसको हम अगर अच्छे से पॉइंट बना के लिखेंगे तो और बढ़िया होगा। हमने पहले लिखा कि जनन की वह विधि, सबसे पहले हमने लैंगिक जनन के बारे में लिख दिया कि जनन की वह विधि जिसमें लैंगिक जनन अंग भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। सिंपल एक लाइन तो ये हो गया। लेकिन जब इसे हम सोहदार बनाना चाहते हैं, ऐसा लगे कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसको ऐसा लगे कि हाँ विद्यार्थी अच्छे तरीके से लिखा है और साफ साफ लिखा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट बना के नीचे लिखते हैं कि नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। ऑप्शन यहाँ पे 1 नंबर जो लाइन है वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। तो ये स्पष्टीकरण आपके द्वारा किया जाएगा इस प्रकार के अगर आप लिखेंगे। और 2 नंबर जो आपके एग्जाम में है, बिल्कुल एक भी प्रश्न इसमें से आपको नहीं काटा जाएगा और 2 नंबर के 2 नंबर आपका एग्जामिनर बिल्कुल देगा। दूसरा पॉइंट आप लोग बना के यहाँ पे लिखेंगे कि यह दोनों युग्मक आपस में संयोजित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। हमने जैसा कि बताया कि इधर से क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे इधर से मान लीजिए शुक्राणु और यह अंडाणु है, यह आपस में क्या हुआ, संयोजित हुआ, यानी आपस में यहाँ पे मिला और युग्मनज फर्टिलाइजेशन की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे क्या हुआ, जाइगोट का निर्माण किया। क्या किया, जाइगोट का निर्माण किया, यानी युग्मनज का निर्माण किया करते हैं जो विभाजन करके एक नए युग्मक का निर्माण करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, ये दोनों युग्मक आपस में संयोजित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, इतना तक तो राइट है। आगे कहता है ये जो विभाजन करके नए जीव का यहाँ पे निर्माण करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे राइट है। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था आती है उसमें, उसके बाद और मियोसिस होती है, तो और ज्यादा 8 से 16 कोशिकीय होता है, 16 से यहाँ पे 32 होती है और इस अवस्था में यहाँ पे क्या होता है, गर्भाशय में रूपित कर दिया जाता है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप लोग बना के लिखेंगे, यह जनन अलैंगिक जनन की तुलना में जटिल व धीमी गति वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी इसे मानती है, याद रखिएगा कि लैंगिक जनन क्या होता है,
जनन की तुलना अलैंगिक जनन की तुलना में जो होता है बहुत ही जटिल होता है, कठिनदायक होता है और धीमी प्रोसेस होती है, बहुत ही धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लीजिए, एक स्क्रीन पर सभी आ गया, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। अब हम बात करेंगे अलैंगिक जनन के बारे में, और इसे भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कहता है अलैंगिक जनन में, ध्यान से सुनिएगा, कहता है, और ये भी सवाल इंपॉर्टेंट माना जाता है, हो सकता है तो आपको यहाँ पे अंतर पूछ देगा, तो अंतर पूछेगा तो जितना बात हमने ऊपर आपको बताया वो एक साइड, और ये बात जो मैं बताने जा रहा हूँ अलैंगिक जनन के बारे में वो अलग साइड में लिखिएगा, तो अंतर हो गया। चलिए अलैंगिक जनन के बाद इस तरह अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको कॉपी चेक करने वाले टीचर आपको देंगे। तो अलैंगिक जनन के बारे में देखते हैं। कहता है इस जनन प्रक्रिया में केवल एक ही प्राणी भाग लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पे राइट है, जैसे यहाँ पे अमीबा होता है, इस प्रकार ये आपस में क्या करते हैं, कट जाते हैं, और कटने के बाद दो नए नए जीव का यहाँ पे निर्माण कर लेते हैं। तो एक ही जीव इसमें क्या होता है, अलग अलग खुद से हो जाते हैं और अलग अलग नए जीव का यहाँ पे निर्माण कर लेते हैं। कहता है इस जनन प्रक्रिया में केवल एक ही प्राणी भाग लेते हैं। बिल्कुल एक ही प्राणी भाग लेते हैं, अर्थात जिस जनन क्रिया में एक जनक भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इतना लिखने के बाद आपको नीचे पॉइंट में लिखना है कि अलैंगिक जनन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आखिर होता क्या है। थोड़ा हम इसे इंग्लिश में देख लेते हैं, दो चार लाइन है। कहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन ऑर्गन participates in this reproduction process, that is the reproduction process is which one parent takes part in called asexual reproduction। क्लियर है? तो जो इंग्लिश के स्टूडेंट है वो भी इस क्लास में आ सकते हैं बायोलॉजी वाले में, क्योंकि यहाँ पे जो है हम ज्यादातर फोकस करते हैं हिंदी वालों के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसको पार्ट बना के लिखते हैं। कहता है अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण युग्मक संलयन नहीं होता। बिल्कुल अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण और युग्मक का संलयन बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें युग्मक का जरूरत ही नहीं है, जब अन्य जीव यहाँ पे आएगी नहीं इसके साथ संयुग्मित करने, तो यहाँ पे युग्मक की कोई जरूरत भी नहीं है। साथ ही साथ संलयन भी नहीं होता, जब युग्मक बनेंगे नहीं तो संलयन कैसे होगा। तो इस पार्ट को आप लिखते हैं तो ये अच्छी बात रहेगी आपके लिए, और आपको 2 नंबर कोई नहीं काट सकता, ये आप ध्यान से सुनिए। और दूसरा पॉइंट बना के लिखेंगे कि अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति आकार व आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है, जिन्हें क्लोन कहते हैं। बताइए मान के चलिए अमीबा है, आपस में कट गया और 2 नए नए जीव का यहाँ पे क्या किया, निर्माण किया। ठीक है, 2 नए नए जीव का यहाँ पे निर्माण किया, तो इसमें दूसरा जीव तो आया नहीं इसको कुछ करने। बिल्कुल यहाँ पे न निषेचित हुआ, न युग्मक हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो हुआ क्या, 2 जो नए जीव बने उसमें क्या हुआ, आनुवांशिक बिल्कुल समान है होती है, और उसे क्या हम लोग कहते हैं, क्लोन होते हैं। यानी ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि क्लोन किसे कहते हैं, तो अगर ये दूसरा लाइन अगर आप लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। कहता है अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति आकार और आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है, वैसे संतति को हम लोग क्लोन कहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे अलैंगिक जनन के बारे में लिख रहे हैं, तो ये पॉइंट भी आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तीसरा नंबर में लिखेंगे कि अलैंगिक जनन में सभी समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री यानी समान संख्या में उसमें विभाजन होता है। और चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि अलैंगिक जनन तीव्र गति से होता है। बिल्कुल वहां पे कोई युग्मक का निर्माण नहीं होता, न युग्मक का निर्माण होता है, न ही उसमें युग्मक का संलयन होता है, न ब्लास्टोसिस्ट बनता है, कुछ नहीं बनता है। यानी सिंपल सी वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। मैंने आपको बार बार बताया, मान लीजिए अमीबा है और ये आपस में क्या किया, अपने जो केंद्रक है, मान लीजिए इसका ये बड़ा केंद्रक है, और क्या किया आपस में ये ऐसे इस प्रकार का तो ये संरचना रहा, लेकिन ये केंद्रक को थोड़ा लंबा किया। ठीक है, केंद्रक को लंबा किया और द्रव जो होती है उसको क्या किया, यहाँ से मान लीजिए फिर से यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ इधर, और इस प्रकार से इसमें एक खांच उत्पन्न किया और इस प्रकार से ये आ गया। ठीक है, और ये बीच में है इसका केंद्रक, और ये जो नोखी इधर बढ़ रही है ये आपस में चलती है और एक ऐसी अवस्था आती है कि जब ये दोनों आपस में कट जाते हैं, ये आपस में मान लीजिए इधर कट गया, इसमें एक केंद्रक आ गया और इसमें भी एक केंद्रक आ गया, तो इस प्रक्रिया को हम तीव्र गति से कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है अलैंगिक जनन होती है, इसमें भी द्रव आ जाते हैं और इसमें भी बहुत सारे द्रव आ जाते हैं। तो इसमें अन्य प्राणी की जरूरत नहीं होती, एक ही प्राणी इसमें क्या करता है, जनन प्रक्रिया को संपन्न करता है। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरा नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल को जरा ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। हम सभी सवाल को सीरियसली लेकर आपको पढ़ा रहे हैं और आपको बड़ी मेहनत से ऐसे सवाल को आपके लिए लाया गया है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप मेरे दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी ये 10 जो आज की क्लास में क्वेश्चन आया उसको क्लियर कर सके।
कोलोन या एक पुंजक की परिभाषा बताइए। एक पुंजक एक लाभ एवं हानि के बारे में लिखे। कहता है कि कोलोन या एक पुंजक की परिभाषा बताइए और उनके एक एक जो लाभ है, जो भी उनका लाभ है और जो भी उनका हानि है उसके बारे में बताइए। तो चलिए उत्तर में लिखेंगे आप लोग। उत्तर जैसे यहाँ पे लिखा गया वैसा ही आपको लिखना है। उत्तर में लिखना है कि आकारीय यानी मॉर्फोलॉजिकल। आकारीय रूप को क्या बोलते हैं, हमको क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकली बोलते हैं, तथा अनुवांशिक रूप यानी जेनेटिकली। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली कुछ कुछ ऐसे वर्ड है जो आपको इंग्लिश में भी याद रखना है। कहता है कि आकारिकीय और अनुवांशिकीय रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई। हमने पिछले क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चंस में भी बताया आपको कि क्लोन किसे कहते हैं। तो आकारिकीय और अनुवांशिकीय रूप से अपने जनक के समान जो हो वो क्लोन कहलाता है। और दूसरा नंबर सवाल में भी आपसे वही पूछ दिया गया, तो वो पूछ दे या ये क्वेश्चन पूछ दे, आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रचना की गई है। अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है, ध्यान से देखेंगे और अपने डायरेक्ट माइंड में घुसाने का प्रयास करेंगे कि अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप नहीं होते, मतलब वो अपने माता पिता के सिर्फ समरूप ही नहीं होते, माता तो उसमें आता है नहीं, मान लीजिए पिता भी नहीं है, यानी कोई एक जीव ही उसको उत्पन्न किया, तो वो अपने जो जिससे वो उत्पन्न हुआ है उसके समरूप ही नहीं होते, बल्कि अपने जनक के आनुवंशिक रूप से भी समान होते हैं। जैसे मैं हूं और आप है, तो आपने अपने पिता से कुछ गुणसूत्र लिए हैं, तो आप में और आपके पिता में कुछ गुणसूत्र का संबंध है। उसी प्रकार अपने जनक के आनुवंशिक रूप से एकदम हूबहू समान होता है। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, हम लोग अलग हो जाते हैं, कुछ कुछ अलग हो जाते हैं, अपने फेस के आकार से अलग हो जाते हैं, या आनुवंशिक रूप में हमको कुछ कुछ विविधता आती है। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता, वो एक दूसरे के समरूप भी होते हैं और आनुवंशिक रूप से भी समान होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, इसलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। इतना तो क्लियर होगा क्लोन के बारे में। ये तो आपको पिछले प्रश्न में ही क्लियर हो जाएगा और 2 नंबर आपको इसी प्रकार दिया जाएगा जब आप इस प्रकार यहां से यहां तक लिखेंगे। आपको डिस्क्राइब करके लिखना है, एक एक वर्ड को लिखना है, ताकि एग्जामिनर को ऐसा लगे कि हाँ आप कुछ जानते हैं, वाकई में आप कुछ पढ़े हैं। और लाभ आकारिकीय और आनुवंशिक रूप से संतति जनक समान होती है। हानि इसका लिखना है कि आनुवंशिक विविधता उत्पन्न नहीं होती। कहने का मतलब है आनुवंशिक विविधता उत्पन्न नहीं होगी तो अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ पे क्या होगा, जीव नहीं आएंगे और वातावरण में क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। वातावरण में परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी माना जाता है और परिवर्तन जब होता है तो ऐसे वैसे जीव झेल नहीं पाते हैं और मर जाते हैं। तो विभिन्नता बहुत जरूरी होती है पृथ्वी पर अपने जनक को या अपने पीढ़ी को बनाए रखने के लिए। तो हानि में लिखना है आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती, और यहाँ पे लाभ में लिखना है कि आकारिकीय और आनुवंशिक रूप से जनक के क्या होती है, बिल्कुल हूबहू समान होती है। क्लियर है, सभी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तीसरा नंबर सवाल की ओर, फटाफट से चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल है यहाँ पे साथियों कि संक्रामक रोग क्या है। संक्रामक रोग यहाँ पे पूछा गया है कि क्या है और किन्हीं 3 संक्रामक रोगों का नाम दीजिए। तो सबसे पहले हम संक्रामक रोग क्या है उसके बारे में जानेंगे और 3 जो अलग अलग संक्रामक रोग है उसका हम नाम बताएंगे, और जो मोस्ट पॉपुलर नाम आता है संक्रामक रोग में उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान से आप लोग इसको सुनिएगा। तीसरा नंबर सवाल को इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है आपके एग्जाम के लिए। 2024 के एग्जाम जो कुछ ही दिन बाद है उसमें ये प्रश्न आपको 100% यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसको आप अपने पीडीएफ में एकदम सेव करके रख लीजिएगा और अपने माइंड में घुसा के रख लीजिएगा इस क्लास के माध्यम से। सबसे पहले उत्तर में आप क्या लिखेंगे, संक्रामक रोग क्या है उसके बारे में। तो लिखेंगे कि ऐसे रोग, ध्यान से सुनिए, ऐसे रोग जिसमें संक्रमण कारक तुरंत संक्रमण उत्पन्न कर देता है, बिल्कुल संक्रामक या संचारणीय इन्फेक्शियस और ये रोग कहलाते हैं, कम्युनिकेबल रोग कहलाते हैं। कहने का मतलब होता है ऐसे रोग जो संक्रामक कारक तुरंत संक्रमण कर देता है, जैसे कोरोना वायरस था साथियों, तुरंत संक्रमण कर देगा, या अन्य वायरस होते हैं। एड्स तो बहुत दिन बाद उसका लक्षण दिखता है लेकिन संक्रमण उसका भी हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। इतना अगर आप लिख देंगे या ऐसे भी लिख देंगे कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही जल्द फैल जाए, वैसे रोग को हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। आम भाषा में लिख सकते हैं लेकिन बायोलॉजी का वहां पे वर्ड यूज होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर नहीं यूज होता है तो आपको एग्जामिनर डायरेक्ट ऐसे मारेगा, काट देगा और नंबर नहीं देगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं
अगला पॉइंट है कि इसका उदाहरण देना था 3 संक्रामक रोग का, तो उदाहरण में लिखेंगे हैजा, विब्रियो कैलोरी। किसके द्वारा होता है? विब्रियो कैलोरी के द्वारा होता है। क्या होता है? हैजा होता है। ये भी एक प्रकार का संक्रामक रोग है। क्लियर? दूसरा नंबर में लिखेंगे, यहाँ पे कॉमा देख के लिख सकते हैं, या यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर और यहाँ पे 3 नंबर के ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे आप कॉमा देख के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोलियो की बात आती है, पोलियो विषाणु और रेबीज। यहाँ पे पोलियो विषाणु के कारण क्या होता है? पोलियो होता है। रेबीज होता है रेट्रो वायरस, यहाँ पर होगा, क्या होगा? रेट्रो वायरस इत्यादि के द्वारा होता है। रेबीज मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? कुत्ते के काटने से होता है। डॉग, याद रखिएगा, डॉग जब काटता है उसके लार्वा में ये पाया जाता है विषाणु और फैल जाता है आदमी में। तो ये भी प्रश्न आपको क्लियर होगा। इंग्लिश वाले अपने इंग्लिश में देख लेंगे, हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं हिंदी वालों के लिए, क्योंकि हिंदी वालों के लिए कम ही चैनल है यूट्यूब पर। मैं पूरी तरह से फ्री में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं ऐसे वीडियो को और ऐसे क्लास को देख के। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, 2024 में ऐसे प्रश्न छपेगा डायरेक्टली। चलिए 4 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि प्रतिरक्षी व प्रतिजन के बीच विभेद कीजिए। क्या विभेद करेंगे आप लोग? प्रतिरक्षी क्या होता है और प्रतिजन क्या होता है, इनके बीच विभेद कीजिए या अंतर स्पष्ट कीजिए या अंतर बताइए। तो आप ऐसे बीच में डरीर पार के भी एक इधर और एक इधर लिख सकते हैं अंतर में, या आप लाइन बना के भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पहले प्रतिजन के बारे में लिखा गया है, उसके बाद यहाँ पे प्रतिरक्षी के बारे में लिखा गया है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसे करने पर आपका नंबर काटा जा सकता है। ध्यान से देखिए क्यों काटा जा सकता है। यहाँ पे ये गलत तरीके से छापा गया। पहले यहाँ पे प्रतिरक्षी होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे प्रतिजन होना चाहिए, क्योंकि आपसे पहले प्रतिरक्षी पूछा है, उसके बाद प्रतिजन पूछा है। तो ये सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात होती है आपके एग्जाम में। हमने बहुत बार देखा है कि जो स्टूडेंट इस तरीके से करके आए उनका नंबर बहुत ही कम एग्जाम में दिया है कॉपी चेक करने वाले टीचर ने। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ आपका माइंड भी टेस्ट होता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए लिखा गया, तो हम लोग प्रतिजन के बारे में सबसे पहले एंटीजन के बारे में देख लेते हैं। कहता है वे कार्बनिक पदार्थ जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण करके अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं प्रतिरक्षी कहलाते हैं। यानी वे कार्बनिक एक पदार्थ होता है एक प्रकार का जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण करके अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए हमारे अंदर कोरोना का वायरस गया, किसका? कोरोना का वायरस गया, और इसके प्रति हमारे बॉडी में क्या हुआ? दवा उत्पन्न हुआ इसको मारने के लिए, और इसके प्रति अनुक्रिया किया, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिजन बोलते हैं, यानी एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। दूसरा देखिए प्रतिरक्षी यानी एंटीबायोटिक्स। देखिए ये विशेष प्रकार की प्रोटीन्स है। एंटीबायोटिक्स एक प्रकार का विशेष प्रकार की क्या होती है? प्रोटीन होती है, जो प्रतिजन के प्रति अनुक्रिया के लिए उत्पन्न होते हैं। प्रतिजन से शरीर की सुरक्षा करते हैं। यानी जो हमारे अंदर वायरस गया कोरोना को, उसको मारने के लिए जो उत्पन्न होती है प्रतिरक्षी, जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं, वो उत्पन्न हमारा शरीर करता है और कोरोना वायरस को जैसे हमारे अंदर गया उसको मारने के लिए प्रयास करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी बोलते हैं। जो मारने गया उसको प्रतिरक्षी, और जो हमारे अंदर संक्रमण किया उसको प्रतिजन यानी एंटीजन बोलते हैं। तो इंग्लिश वाले भी अपना इंग्लिश में यहाँ पे देख लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ने वाला हूं। अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं, 5 नंबर। भ्रूण कोश के घटक कोशिकाओं के नाम क्या है? भ्रूण कोश के घटक कोशिकाओं का नाम लिखना है। तो भ्रूण कोश के घटक कोशिकाओं के नाम इस प्रकार है। पहला प्रकार क्या है? यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। कहता है पहला प्रकार अंडा होता है, एन होता है, बिल्कुल मतलब भ्रूण कोश जो होता है ना, भ्रूण कोश उसके जितने भी उसमें अंदर समाहित होते हैं उसका प्रकार लिखना है। तो अंडा होता है, एन होता है यानी अगुणित होता है, द्वितीय केंद्रक द्विगुणित होता है, सहायक कोशिका एन होता है, और एंटीपोडल कोशिका भी एक होता है, वो भी एन होता है। तो ये भी 2 नंबर के सवाल में इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, एमवीवीआई क्वेश्चन माना जाता है आपके एग्जाम 2024 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 5 नंबर पे, सॉरी 6 नंबर पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभ का वर्णन कीजिए। सबसे महा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्या माना जाता है? महा। एमबीवीआई क्वेश्चन इसे माना जाता है आपके एग्जाम के लिए 2024 के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ट्रांसजेनिक जंतु का लाभ का वर्णन करें। और आज के जमाने में ट्रांसजेनिक जंतु भी सबसे ज्यादा उपलब्ध कराना आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश में मटेरियल की बहुत ज्यादा जरूरत है।
जैसे दूध की, वो भी एक प्रकार का ट्रांसजेनिक्स गाय के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, अलग अलग तरीके के प्रोटीन उसमें उत्पन्न कराए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से इसका उत्तर देखेंगे। कहता है ट्रांसजेनिक जंतुओं के अनेक लाभ है। इसी प्रकार आप सेम टू सेम लिखेंगे ताकि आपको एग्जामिनर अच्छा कहे और अच्छे मार्क्स दे। तो ट्रांसजेनिक जंतुओं के लाभ अनेक है। इन जंतुओं के द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। बिल्कुल, इन जंतुओं के माध्यम से ट्रांसजेनिक प्रक्रिया पूरी होती है, इसलिए जंतु बाह्य बहुत उपयोगी नजर आते हैं। यानी जो ये वर्ड लिखा गया है आम भाषा में लिखा गया है, अगर इस प्रकार लिखते हैं तो और अच्छा आपके एग्जाम में मार्क्स दिया जा सकता है और 2 नंबर इस क्वेश्चन से आपको फिक्स हो जाएगा। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षी व प्रतिजन के बीच विभेद कीजिए। क्या कीजिए? प्रतिरक्षी और प्रतिजन यानी एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच क्या करना है? विभेद करना है। फिर से वही सवाल है। तो यहाँ पे प्रतिजन का पहले दे दिया है, तो कार्बनिक पदार्थ जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण करके अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिजन बोलते हैं। और प्रतिरक्षी किसको बोलते हैं? वे विशेष प्रकार के प्रोटीन जो प्रतिजन के अनुक्रिया के लिए उत्पन्न होते हैं, उन्हें प्रतिजन का शरीर का सुरक्षा करता है। तो ये सवाल हमने पहले भी कर लिया है, ये रिपीट हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगला बढ़ते हैं। आगे सवाल है हमारा 8 नंबर सवाल को देखते हैं जरा। 8 नंबर सवाल है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल आपका माना जाता है ये कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे खाद्य उत्पादक को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में जो प्रयास किए जाते हैं तथा उसके फलस्वरूप उत्पादन में जो वृद्धि होती है, उसे हरित क्रांति कहते हैं। अगर इतना भी अगर आप लिख देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इतना भी अगर आप लिख देते हैं तो 2 नंबर आपके एग्जाम में पक्का मिल जाएगा। आगे भी हम लिखेंगे कि हरित क्रांति को लाने में निम्नलिखित कारक का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसे सिंचाई के लिए उपयुक्त प्रबंधन होना, वैज्ञानिक विधि तथा दृष्टिकोण को कृषि के क्षेत्र में उपयोग में लाना। तो ये इसका 2 अगर हम लाभ या योगदान, महत्वपूर्ण योगदान जो भी होता है वो अगर लिख देते हैं तो और अच्छे माने जाते हैं आप, और टीचर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देने का प्रयास करता है। मैं इसलिए हर एक क्वेश्चन में ये डिटेल्स में बात कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेना है तो आप अच्छे से सजा के लिखिए हर एक प्रश्न को अपने पेपर में। और अगर जो भी लिख रहे हैं आप 2 ही लाइन लिखिए, लेकिन अच्छे से लिखिए, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। 9 नंबर सवाल है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है और फटाफट से हम लोग करेंगे, बहुत ही जल्द खत्म करेंगे। स्वभोजिता को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। इंपॉर्टेंट माना जाता है आपके एग्जाम के लिए। स्वभोजिता को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो उत्तर में लिखेंगे ऐसे पारस्परिक क्रिया। पारस्परिक कहने का मतलब आपस में मिली जुली हुई क्रिया। तो ऐसे पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को लाभ न होता है। एक जाति को तो लाभ हो रहा है लेकिन दूसरी को लाभ नहीं होता है, न हानि होता है, उसे स्वभोजिता कहते हैं। स्वभोजिता उसे हम लोग कहते हैं। जैसे आर्किड का आम के वृक्ष के शाखाओं पर उगना। आप लोगों ने अपने गाछी में और अपने बागान में देखा होगा, आम के वृक्ष पर एक लत्ती सा होता है, जिसे हम लोग लत्ती बोलते हैं आम भाषा में। वो क्या होता है? आर्किड का वृक्ष होता है, वो चढ़ा हुआ रहता है, आम को पूरे छा जाता है। तो क्या होता है? आम को न तो लाभ होता है और न हानि होता है, लेकिन उसको फायदा हो जाता है, वो आगे बढ़ते हुए रहता है। तो ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वभोजिता। उदाहरण में हम लोग लिख देंगे आर्किड का आम के वृक्षों के शाखा पर उगना। सबसे इंपॉर्टेंट ये एनसीईआरटी का है। कहाँ है? एनसीईआरटी से सभी प्रश्न उठाए गए हैं और एनसीईआरटी के सबसे डायग्राम में यही दिया गया है, इंपॉर्टेंट उदाहरण दिया गया है। इंग्लिश में जरा इसको देख लेते। कहता है एक्सप्लेन कॉमेंसिलिज्म बाय गिविंग एन एग्जांपल एंड सच इंटरेक्शन इन विच वन एस्पीसीज बेनिफिट्स एंड अदर नाइदर बेनिफिट्स नॉट सफर्स लॉस एंड कॉल्ड कॉमेंसिलिज्म लाइक ऑर्किड। क्या है यहाँ पे? ऑर्किड ग्रोइंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ मैंगो ट्री। इसका जो भी इंग्लिश वाले हैं ध्यान से देख लेंगे वो अपना, और हिंदी में उसको समझ लेंगे। और आज का लास्ट सवाल है, और सभी इंपोर्टेंट 10 नंबर क्वेश्चंस मैं आपको फटाफट से करा दिया हूं ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी 10 क्वेश्चंस को तैयार कर ले अपने एग्जाम के लिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके दुष्प्रभाव का उल्लेख कीजिए। महा इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। क्या है? महा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके दुष्प्रभाव का उल्लेख करें। तो ध्वनि प्रदूषण 40 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाली ध्वनि के कारण ज्ञानेंद्रिय सहित मानव शरीर में अन्य भाग में पड़ने वाले
कुप्रभाव को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। दुष्प्रभाव क्या है इसका? कर्ण पटल के क्षतिग्रस्त होने के कारण सुनने में बाधा आती है, यानी ज्यादा आवाज अगर आप दे देंगे 40 डेसिबल से ज्यादा तो आपके कान के चदरे फट जाएंगे, जिससे आप सुनने में बाधा आ सकती है, दूसरे व्यक्ति से बात करने में बाधा, तनाव, नेत्र दोष हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, अनिद्रा हो सकता है और आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। एक सिर्फ आपके कान खराब होने से कैसा कैसा बीमारी उत्पन्न हो सकता है, ध्यान से देखिए। तनाव, नेत्र दोष यानी आंख का दोष हो सकता है, सिर में दर्द होगा, अनिद्रा यानी नींद नहीं आएगा, ऐसे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इंग्लिश में देख लेते हैं, कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई नॉइज पोल्यूशन, मेंशन इट इज इल इफेक्ट्स, आंसर नॉइज पोल्यूशन द एडवाइजर इफेक्ट ऑफ other parts of the human body including a sense organs due to sound with intensity more than 40 डेसिबल इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। तो 40 डेसिबल से अगर ज्यादा हुआ तो आपके अंदर क्या होगा साथियों? बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा? इस 10 सीरीज वाली क्लास आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इंपॉर्टेंट सवाल था 10 क्वेश्चंस, ये याद रखिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए सभी क्वेश्चंस को। और 2024 में ये सवाल जो है, जी साथियों हम लोग बात कर रहे हैं कब? 2024 में ये सवाल 100% आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। सभी क्वेश्चंस यहाँ पे क्या थे? इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे हम लोग 10 क्वेश्चंस के साथ, अलग अलग चैप्टर से उठाए गए लॉन्ग क्वेश्चंस जल्दी मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा। तब तक जो भी क्लास आ रही है आपकी इस यूट्यूब चैनल पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, सभी आप लोग जरूर देखिए, सभी से आपको अच्छा बेनिफिट होने वाला है। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार।